तो सरकार का ये नाकामी है। लेकिन वो भूल जाते हैं कि जो बच्चे जाते हैं पलायन होके बिहार से बेंगलोर में, मुंबई में, दिल्ली में, वो आईएएस बनने नहीं जाते हैं, वो फैक्ट्री में मजदूरी करने जाते हैं। माननीय तेजस्वी यादव जो अभी डिप्टी सीएम है, उन्होंने 10 लाख रोजगार का वादा किया और उसी जोश से खरोश में हमारे मुख्यमंत्री जी ने उसे 20 लाख का वादा किया कि पहले कलम से हम 20 लाख का रोजगार देंगे। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। बीपीएससी ने शिक्षक बनाने के लिए परीक्षा ली। परीक्षा के बाद इसके रिजल्ट आए हैं। हालांकि ये परीक्षा आनन फानन में लिया गया और रिजल्ट भी आनन फानन में ही दिया गया है। कई अनियमितताएं जो हैं अब देखने को मिल रही हैं। कल हमारे रिपोर्टिंग भी हुई थी बीपीएससी मेन गेट पर, जिस तरह के हुजूम अभ्यर्थियों की जुटी वहाँ पर, और देखने को मिला कि भाई कितनी अनियमितताएं इस रिजल्ट को लेकर है। जिनका रिजल्ट आ गया है, काउंसलिंग के लिए वो नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि एक ओटीपी है वो उनके मोबाइल तक नहीं पहुंच रहा है। कई ऐसे कारण हैं जिसके वजह से अभी भी अभ्यर्थियों के जहन में एक अनिश्चितता जो है वो घर कर गई है। कई बातें इसके पीछे भी हैं और कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। चलिए कुछ बातों को हम शेयर करते हैं। हमारे साथ आज आरएलजेडी के प्रदेश महासचिव हैं इंजीनियर हेमंत कुमार जी। इन्हीं से हम बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर सरकार चाह क्या रही है। एक तरफ इतनी रोजगार की बात करती है, लगातार वैकेंसीज आ रहे हैं, और दूसरी तरफ जो अभ्यर्थी पहले से ही परेशान है शिक्षक बनने के लिए अपने राज्य में, उन्हें इस तरह से बरगलाया भी जा रहा है। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये बतला दूं कि नीतीश कुमार जी जो माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के हैं, उनकी नीयत मुझे साफ नहीं लगती है। शुरुआत में जब सरकार बन रही थी, माननीय तेजस्वी यादव जो अभी डिप्टी सीएम है, उन्होंने 10 लाख रोजगार का वादा किया और उसी जोश से खरोश में हमारे मुख्यमंत्री जी ने उसे 20 लाख का वादा किया कि पहले कलम से हम 20 लाख का रोजगार देंगे। अभी जो बात चल रहे हैं, बीपीएससी के थ्रू उन्होंने जो शिक्षक की बहाली की है, उन्होंने पहले 3 तरह का बहाली लिया, उच्च विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय और प्राथमिक विद्यालय के लिए। 1,22,000 समथिंग उन्होंने अभी रिजल्ट डिक्लेयर किया जो कि क्वालिफाई किए, जबकि 1,70,000 था, 50,000 उन्होंने अभी रखा है उसको। अब ये देखना है कि जो प्राथमिक विद्यालय के लिए उन्होंने क्वालिफिकेशन मार्क्स रखा था, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो था कि डीएलएड और बीएड के स्टूडेंट जो किए हुए हैं वो उसमें भर सकते हैं फॉर्म भरने के बाद 11 सितंबर के आसपास पुराने एक केस में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया कि बीएड चूँकि हायर क्वालिफिकेशन हो जाता है, तो प्राइमरी जो शिक्षक है उनमें बीएड को नहीं लिया जाए, उसके ऊपर जितने हैं उसमें बीएड को किया जाए। यानी कि प्राइमरी शिक्षक के लिए आपको बीएड एलिजिबल नहीं है, ये उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। बावजूद उसके 25 तारीख को बीपीएससी ने एग्ज़ाम कंडक्ट कराया और उन सभी का एग्ज़ाम लिया। तो कितना परेशानी स्टूडेंट झेला, और एग्ज़ाम लेने के बाद आप कहते हैं कि हम उसका रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं करेंगे। अब 80,000 इनका था वैकेंसी, जिसमें 72,000 के करीब इन्होंने डिक्लेयर कर दिया और ये बोल के किया कि इसमें बीएड के स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट नहीं है। लेकिन जैसा आपको भी पता है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका रिज़ल्ट बीएड वाले उसमें भी आ गया। अब लड़के कंफ्यूज हैं कि करे क्या। तो ये सब नाकामी जो है, समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ चल रहा है। क्या बिहार काउंसिल फॉर टीचर्स, सॉरी बिहार ने नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन का जो बोर्ड है, उसने बोला कि नहीं, बीएड वाले को नहीं ले सकते हैं करके इसमें से निकाला गया। मेरा ये मानना है, मेरा क्या, पहले से भी 34,500 ऐसे टीचर हैं जो बीएड किए हुए हैं और वो अभी 1 to 5 के टीचर हैं। तो इस बार अगर सरकार ने नोटिफिकेशन निकाल दिया, एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया, तो उसका फ़र्ज़ बनता था कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाए, उनसे रिक्वेस्ट करे कि इस बार हमने बच्चों का एग्ज़ाम कंडक्ट कर लिया, इस बार उसको एग्जम्पशन दिया जाए, फिर आगे हम लोग उसमें कंसिडर करेंगे। एक गलती उन्होंने ये किया। दूसरा भी मेरा ये कहना है कि आप तो निकाल दिए 72,000 में, 72,000 में वो टीचर जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, नियोजित शिक्षक,
3,50,000 हैं, उन्होंने भी एग्ज़ाम दिया ये सोचकर कि उनको राजकर्मी का दर्जा मिलेगा। तो आप समझ लीजिए कि अगर हम 1,22,000 रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं, 1,22,000 में 25,000 तो वो होंगे, प्लस मेरा खुद का एक्सपीरियंस ये कहता है कि ऐसे बच्चे जो क्वालिफाई किए हैं आज कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, वो भी घट जाएंगे। लास्ट में आप देखिएगा कि एक ही बच्चे का रिजल्ट 3-3 जगह आया हुआ है हर एक सब्जेक्ट में, तो वो भी घट जाएंगे। 2-3 हज़ार तो कम से कम वो ऐसे होंगे जो मिसमैच किया है सरकार ने, जो भी किया है। तो बाद में क्या होगा कि 1,22,000 के जगह असली अगर देखिएगा ये बहाली कितना आ जाएगा, 50 से 60,000 के बीच आ जाएगा। सरकार पीठ थपथपा रही है कि हमने इतना ले लिया। अब उसके बाद क्या होगा कि बैकडोर से इन लोग का शुरू हो जाएगा। तो मेरा सरकार से ये मानना है कि पैनल बनाए। अगर 1,22,000 आपने डिक्लेयर किया है तो 1,22,000 ना करके उसको लगभग 2 लाख आप डिक्लेयर करिए, ताकि पीछे वाले बच्चे ऑटोमेटिक आते जाए। अगर आगे नहीं क्वालिफाई कर पाए, नहीं आ पाए, जॉब कर रहे हैं, किसी और जॉब में हो गया, तो पीछे वाले बच्चे ऑटोमेटिक हो जाए, तो भ्रष्टाचार का जो चांसेस है वो कम जाएगा। इंजीनियर साहब, अनियमितता की अगर बात कहें तो कल जब हम बीपीएससी के पास थे, कई लोग वहाँ पर मिले। एक तो यूपी की महिला भी थी, आजमगढ़ की रहने वाली, वो भी इस परीक्षा में शिरकत की थी, शामिल हुई थी। उनके जो शिकायत थे, एक ऐसा भी स्टूडेंट हमें मिला है जिसके क्वेश्चन पेपर में बहुत बड़ा जो है वो झोल देखा गया। एक ही क्वेश्चन को 15 बार रिपीट किया गया है, मतलब 15 प्रश्न ऐसे हैं जो रिपीटेड हैं उस प्रश्न में। 2 पन्ना ए सीरीज का है, फिर बाकी पन्ने बी सीरीज का है, बुकलेट जो सीरीज होता है वो बी सीरीज का है। तो ये बड़ी अनियमितता जो है पहले से ही देखी जा रही है। महिला का कहना है कि हमारा अगर हिंदी पेपर ए सीरीज का हुआ है तो जीएस पेपर भी जो है वो ए सीरीज का ही होना चाहिए, या हमारा जो सब्जेक्ट है वो ए सीरीज का ही होना चाहिए। लेकिन उस महिला को हिंदी पेपर ए सीरीज का लिया जाता है प्रश्न पहले दिन एग्जाम में, और दूसरे दिन उसका एच सीरीज लिया जाता है। यहाँ भी घोल है, मतलब अगर देखा जाए। और इधर नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि भाई 2 नवंबर को हम नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। ये पूरा मसला समझ से बाहर। नहीं, अभी अगर आप जाइएगा इसके डेप्थ में तो आपका दिमाग चकरा जाएगा। जिस तरह से रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, बहुत से ऐसे लोगों का कहना है कि मेरा मार्क्स ज़्यादा है लेकिन हम क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये क्या है, कैसे है, ये तो समझ से परे है। ये तो वही बताएंगे या माननीय हमारे अध्यक्ष महोदय जिनका कहना है कि जिसने दर्द दिया है वही दवा देंगे, तो वो हॉस्पिटल भी वही बताएं कि इनके पास जाए, कौन ऑपरेशन करेगा। आप सोचिए ना कि किस तरह परेशान किया जा रहा है। या तो ये उनकी मंशा नहीं है। आप अगर देखें नियुक्त करने की, आप देखिए कि अगर प्राइमरी में डीलेड वाले 3,80,000 अप्लाई किए थे, बीएड वाले 4,20,000, पहले ही वो कर देते कि भाई हम सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया, हम आपको बहाली नहीं ले सकते, आप अपना पैसा लीजिए और हमें माफ़ कीजिए, आप अगले एग्ज़ाम में आइएगा। लेकिन वो किए नहीं, रिज़ल्ट रोका आपने। रिज़ल्ट रोकने के बाद भी आप इस तरह का जो चल रहा है, मार्क्स किसी का कुछ में हाई, किसी सब्जेक्ट में उनको दिखा दिया गया, लेकिन ओवरऑल में उनको पीछे दिखाया गया। तो मंशा एकदम साफ नहीं है। भ्रष्टाचार का पूरा दरवाजा खोल के रखा है उन्होंने। स्टूडेंट घूमते रहे। भ्रष्टाचार से एक बात याद आती है, कल की ही घटना है। एक स्टूडेंट ऐसे भी थे जिन्होंने अपने मोबाइल में पूरा पीडीएफ मुझे दिखाया, मेरे पास भी है, उसका साक्ष्य है। लगातार 50-60 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका रिजल्ट हो चुका है। उसमें एकदम रोल नंबर वाइज सिक्वेंसली जो है 1 2 3 4 5 250 ऐसे करके पूरा सिक्वेंसली है। और वो बार बार ये कह रहे हैं कि भाई इसमें बहुत बड़ा जो है वो भ्रष्टाचार हुआ है, ये पूरे की पूरी सेटिंग की हुई परीक्षा थी। तो अब सरकार की नीति क्या है इंजीनियर साहब? बस सवाल यही है, सरकार चाहती क्या है? आनन फानन में जिस तरह से ये परीक्षा की व्यवस्था की गई, आनन फानन में रिजल्ट दिया गया, आनन फानन में इसको बीपीएससी को सौंपा गया, क्या चाहती है सरकार? दिखाना क्या चाहती है और प्रूफ क्या करना चाहती है? देखिए, अगर उसके पीछे हम जाएं कि पेपर कैसे लिया, कहाँ से लीक हुआ, बहुत लंबी कहानी आ जाएगी और कुछ होने जाने को है नहीं। मैं आपको 1-2 और एग्जांपल देता हूँ कैसे भ्रष्टाचार इन लोग करते हैं। ये आप कह लीजिए कि लूट जिस तरह है सरकार में। पहले क्या होता था कि सिक्योरिटी गार्ड वगैरह स्कूल के
खासकर शिक्षा विभाग के, या फिर कंप्यूटर सप्लाई करना, या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर को मैन पावर सप्लाई करने के लिए गवर्नमेंट की एजेंसी थी बेल्ट्रॉन, जी उनसे ना लगे उन्होंने एनजीओ को दिया ये पूरा का पूरा ठेका। लगभग 72,000 अभ्यर्थी को एनजीओ के थ्रू दिया शिक्षा विभाग ने कंप्यूटर और सिक्योरिटी एजेंसी के लिए। अब सोच लीजिए कि वो एनजीओ कौन है। आप अगर जाके चेक कीजिएगा तो पता चल जाएगा कि एनजीओ के ओनर कौन है। अब एनजीओ वाले क्या करते हैं, अच्छी तरह आप लोग जानते हैं, 14,000 वो लेते हैं सरकार से एक आदमी का, और स्टूडेंट को या अभ्यर्थी को देते हैं 8,000, 6,000, 9,000। तो वैसे में सही आदमी या जो हकदार हैं वो उनका तो मारा जा रहा है हक। कुछ दिन पहले भी बेल्ट्रॉन वाले करीब 10,000 जो अभ्यर्थी थे वो गर्दनी बाग में आंदोलन कर रहे थे। उनका बस एक ही मांग था कि भाई समायोजन सरकार ना करे, समायोजन की जो बात हो रही है वो कैंसिल करे। हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, हम बहुत अच्छे से काम किए हैं, हमारा फिर से अगर चाहें तो टेस्ट करा लें, लेकिन इस तरह से जो एजेंसी को लाला करके बीच में ये घुसा रहे हैं। हम इतने वर्षों से सेवा दे रहे हैं बिहार सरकार को, डिजिटली हमने इतना मजबूत बनाया है बिहार को, और उसके बाद इस तरह से कर रहे हैं। उन्होंने तो यहाँ तक सरकार को धमकी दे दिया है कि अगर सरकार नहीं मानती है तो डिजिटली जो है बिहार को बिल्कुल ठप कर दिया जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा। नहीं, आप सोच लीजिए ना कि सरकार की मंशा क्या है, आखिर वो चाहते क्या है। सरकार तो ढोल पीटती है कि हम पिछड़ो, अति पिछड़ो, बैकवर्ड, अनुसूचित जाति जनजाति के हम शुभचिंतक हैं, सबसे बड़ा शुभचिंतक है। लेकिन ये हकमारी किसका कर रहे हैं? अगर आप सरकार के थ्रू जाते तो उनका अधिकार भी मिलता। ये तो पूरा एनजीओ किया और एनजीओ अपने मर्जी से कर रही है, तो उसमें उसका भी हक गया। और जो टैलेंटेड है, बेल्ट्रॉन में भी एग्ज़ाम कंडक्ट करा के बच्चे सेलेक्ट होके जाते हैं, पैरवी से नहीं जाते हैं वो। तो उन बच्चों का हक मारी आप सरकार डायरेक्ट नहीं ले रही है, सेकंड एजेंसी के थ्रू भी आप जब जा रहा था आप उसको भी रिजेक्ट कर दीजिएगा, तो आप पूरा लूट मचा हुआ है। आप सोचिए ना भविष्य क्या होगा, उन बच्चों का क्या होगा जो यहाँ रह रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, किस उम्मीद में कर रहे हैं। आप सब कुछ करके आप जब देखिएगा कि चपरासी का यहाँ बहाली निकलता है तो इंजीनियर और डॉक्टर लोग अप्लाई करते हैं। तो सरकार का ये नाकामी है। माननीय नीतीश कुमार जी कहा करते थे कि हम सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकते, लेकिन वो भूल जाते हैं कि जो बच्चे जाते हैं पलायन होके बिहार से बेंगलोर में, मुंबई में, दिल्ली में, वो आईएएस बनने नहीं जाते हैं, वो फैक्ट्री में मजदूरी करने जाते हैं। आप यहाँ उस तरह की व्यवस्था क्यों नहीं कर पाए 18 साल में? आप जो कहते हैं हम सुशासन की सरकार है, बड़े बड़े काम करते हैं, एक काम बता दीजिए। आप तो उनके प्रवक्ता कहते हैं कि बिहार है, सी है उनका, 3 सी के आगे कभी नहीं करते हैं वो कंप्रोमाइज। आपको हम एक एग्जाम्पल बताते हैं। 4 महीने पहले भागलपुर में एक पुल गिरा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़े बड़े दावा किए, हम 10 दिन में 15 दिन में उसका जांच करवा देंगे, कटघरे में खड़ा कर देंगे। क्या हुआ? 4 महीना हो गया। तो आप देख लीजिए ना, कई एग्जाम्पल ऐसे हैं। बालू उठाई, आज तक 18 साल सुशासन की सरकार, इनको खुद का अपने मन मुताबिक अगर आईएएस अफसर नहीं मिले, यूपी से लेके आए। इनको बोलने के लिए तो नहीं है ना कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है, चंद अफसर है, गंध मचा के रखे हुए बिहार में। दारू जिस हिसाब से पकड़े जा रहे हैं, दारूबंदी के नाम पे आपने बहुत पीठ थपथपा लिया, जनगणना पे आप पीठ थपथपाए, खुद के पैसे से माला खरीद के खुद को डलवा लिए। जनता से कभी पूछा कि उसका क्या है, उनके मन में क्या है इसके प्रति? 500 करोड़ रुपया आपने उसको खर्च किया। तो बस केवल ठेकेदारों के लिए। आपको 2-3 और एग्जाम्पल दे रहे हैं। इन्होंने क्या किया, बख्तियारपुर से गंगा का पानी ले जाके फल्गु में मिला दिया। गंगा का अलग महत्व, फल्गु का अलग महत्व था। अगर इतना ही उनकी नीयत साफ रहती, वहीं पे वो रबर डैम बनाते, चेक डैम बनाते, और काकोलत का पानी आता है, पूरा बाढ़ का पानी बिहार शरीफ का, पुनपुन का, फल्गु का, आप उसको स्टोर करके साल भर चलाते। तो इनका जो नीतीश कुमार का है, केवल ठेकेदारों को कैसे फायदा उठाए। और एक एग्जांपल बताते हैं, ये क्या कर रहे हैं अभी कि पुराने म्यूजियम से, बिहार म्यूजियम से पटना म्यूजियम में अंडरग्राउंड बना रहे हैं, जो कि 700 करोड़ उसका कॉस्ट है। अब बताइए बिहार की जनता को वो चाहिए या रोजगार चाहिए? और रोजगार जब देते हैं तो इस तरह का कर देते हैं कि उसी में आप झेलते रहिए, झूलते रहिए। हम तो दे रहे थे रोजगार, लेकिन तकनीकी प्रॉब्लम आ गया, हम क्या करें। ये माननीय नीतीश कुमार जी का चल
बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ इंजीनियर हेमंत कुमार RLJD के प्रदेश महासचिव बात कर रहे थे। स्पष्ट कर दिया है इन्होंने सरकार की नीयत क्या है, उन रोजगारों के लिए क्या चाहती है सरकार, क्या सोच रही है सरकार। बिहार में सुशासन कहने वाले जो लोग हैं उनके जहन में क्या कुछ चल रहा है। कई उदाहरण भी सामने रखे गए, पुल हो, पुलिया हो, नदी हो, बेरोजगारी हो और अपव्यय की भी बात हो रही है कि जिस जरूरत को पूरा करने के लिए दिन रात यहाँ की युवा जो है वो परेशान है, वहीं सरकार इन जरूरतों के ऊपर अपनी नजरें इनायत नहीं कर रही है। बहरहाल क्या कुछ देखते हैं कैसे बदलता है पूरा परिदृश्य, चूंकि चुनाव बहुत नजदीक है और चुनाव को लेकर ही ये सारे खेल खेले जा रहे हैं। देखते हैं क्या परिवर्तन होता है और सरकार किस करवट बैठती है। चलिए बने रहे हमारे साथ, हम और भी खबरों को लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका।